हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर ऑफ एरा पे लेक्चर 8। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसका हमारा टॉपिक क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। देखिए, द नॉन अलाइंड कंट्रीज वेयर मोर देन मेनली मेडिएटर ड्यूरिंग द कोल्ड वार। यानी कि जो नॉन अलाइंड कंट्री थी वो कोल्ड वार के दौरान मेडिएटर का काम कर रही थी। मेडिएटर का काम क्या होता है? ये बीच का काम करता है। यानी कि अगर दो देश में जैसे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई हो रहा था तो उसको उसमें वो सलाह का काम कर रहा था मेडिएटर। कौन? नॉन अलाइंड कंट्री थी। The challenge for the most of the non-aligned country, a majority of them were categorized as the least developed country (LDC), was to more developed country economically and the people out of a poverty. देखिए, जो नॉन लाइन कंट्री के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, मेजोरिटी में जो प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ा था वो था कि यहाँ पे जो फ्रीडम हो यानी कि जो फ्री होके फ्री होके फ्रीडम होकर जो कॉलोनी जो है वो आ रही हैं, उनके पास डेवलपमेंट नहीं है। विकास ना होने की वजह से वो जो है वो काफ़ी लीस्ट डेवलप कंट्री हैं। उसकी वजह से वहाँ पे पॉवर्टी भी है, काफ़ी गरीबी है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है उतनी अच्छी नहीं है। और हम देखते हैं economic development was is also visual for the independence for the new country. Without sustained developed country could not be truly free. देखिए, वो तो मतलब डीकोलोनाइज हो गई थी उन कंट्री से जिनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से फ्री नहीं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, निर्भर है। आज उनके कंट्री में डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वो रिच कंट्री पे किसी ना किसी रूप से जो है वो डिपेंडेंट है, निर्भर है। It would remain a dependent on richer country including the colonial power for which the political freedom had been achieved। तो मतलब यही कह रहा है कि यहाँ पे कि जो रिचर कंट्री पे ये जितनी नॉन लाइन कंट्री थी जो मतलब डीकोलोनाइज होके आ रही थी, पहले वो जिसकी कॉलोनी थी, वो उनसे डीकोलोनाइज होने के बाद भी आज भी उनसे जो है वो उनको क्या मदद लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास भाई उनके पास सबसे बड़ी चीज़ है, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी है ही नहीं, डेवलपमेंट जो है वो हुआ ही नहीं है। इसलिए ये जो चीज़ था वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो फेस करना पड़ा ऑनलाइन मूवमेंट को। The idea of New International Economic Order (NEIO) originated with the realization। इसका मतलब क्या है? देखिए, रियलाइजेशन मतलब होता है कि किसी प्रकार से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जब रिचर कंट्री यानी कि जो रिचेस्ट कंट्री है जब उन पे हम डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। उसके अलावा क्या कह रहा है कि देखिए, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म किसका फुल फॉर्म है? ये यूएनसीटीडी, यानी कि द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट brought out a report, यानी कि एक रिपोर्ट लाया 1922 entered towards a new trade policy development। The report proposed to reform the global trading system। यानी कि इन्होंने एक रिपोर्ट को पास किया। कब पास किया? 1972 में। ये रिपोर्ट का नाम जो था वो न्यू ट्रेड पॉलिसी मूवमेंट था। इस रिपोर्ट में क्या था? रिफॉर्म लाया ग्लोबल ट्रेडिंग के सिस्टम में। क्या लाया उसको हम समझते हैं कि मतलब इस टोटल रिपोर्ट में क्या था उसको हम समझते हैं। देखिए, पहला है कि गिव अ एलडीसी कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोटेड बाय द डेवलप एंड वेस्टर्न कंट्री। यानी कि समझिए, जब ब्रिटिश और अमेरिका जब दूसरे कंट्री को जब अपना कॉलोनी बना के रखे थे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के रिसोर्सेज को काफ़ी एक्सट्रैक्ट किए थे। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से कि वो जो उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किए, कब्जा किए थे, वो उनका रिसोर्स जो है वो उनको वापस करें, कि जिससे वो अपना डेवलपमेंट और विकास जो है वो कर पाए। उसके अलावा दूसरा जो बोल रहा है कि obtain the access western market so the LDC could tell the product of therefore make the beneficially for the poor country। यानी कि उनको वेस्टर्न मार्केट में जगह दे जाए कि जो छोटे छोटे लीस्ट डेवलप कंट्री हैं वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच पाएँ, उससे पैसा अर्न करके अपनी जो गरीबी है देश की उसे वो ख़त्म कर पाएँ। उसके अलावा हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो अपने टेक्नोलॉजी का जो दाम है वो थोड़ा कम कर दें। उसके अलावा क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। चौथा पॉइंट जो कह रहा है कि प्रोवाइड द एलडीसी विथ ग्रेटर लो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि समझिए कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वहाँ पे जो है वो अच्छे से वो पार्टिसिपेट करे, ऐसा एक जो है वो एटमॉस्फेयर तैयार किया जाए। एलडीसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, मतलब एलडीसी को ये प्रोवाइड किया जाए एक इन्वायरमेंट कि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर पाए, उस तरह का मतलब एटमॉस्फेयर तैयार कर दिया किया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा चारों पॉइंट में, उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा था उसमें था कि मतलब जो भी यानी कि जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, यानी कि जो ब्रिटेन और फ्रांस थी, जब वो कॉलोनी बना के बाकी सभी कंट्री को अपने कब्जे में की थी, तो जो उनके रिसोर्स को एक्सप्लोर की हैं ली है वो उन्हें वापस करे। दूसरे में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार मतलब उनको जो है वो वेस्टर्न मार्केट में जगह दी जाए कि लीस्ट डेवलप कंट्री भी जो है अपने प्रोडक्ट को बेच पाए।
और जो हमारा पॉइंट है उसको हम देखते हैं। तो देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि मतलब टेक्नोलॉजी का जो दाम है वो कम किया जाए। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करने दिया। Gradually, the nature of a non-alignment changed to give a greater importance to इकोनॉमिक इशू। यानी कि देखिए ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, जो नेचर था नॉन लाइन मूवमेंट का वो चेंज होने लगा, वो बदलने लगा। उसने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, वो इकोनॉमिक इशू को देने लगा। उसके अलावा इन 1961 एट द फर्स्ट समिट इन बेलग्रेड इकोनॉमिक इशू हैड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द मिड 1970 दे हैड बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू। देखिए 1961 में जो मीटिंग हुआ था, पहला समिट हुआ था, वहाँ पे जो इकोनॉमिक इशू था वो इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन अगर मिड हम 1970 की बात करें तो उस टाइम जो था वो इकोनॉमिक जो इशू था वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया एनएम के लिए, यानी कि नॉन अलाइड मूवमेंट के लिए। एज अ रिजल्ट एनएम बिकम अ इकोनॉमिकल प्रेशर ग्रुप। इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या निकला कि जो एनएम था, जो नॉन अलाइड मूवमेंट था, वो एक प्रेशर ग्रुप बन गया। अब प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है, देखिए प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर काम करता है, उनका इकोनॉमिक लेवल बढ़ाता है, उसे ही हम लोग प्रेशर ग्रुप कहते हैं। देखिए by the late of a 1980, however, the NEIO initiative faded mainly because the stiff opposition from the developed country who acted united group while the non-light country struggled to maintain their unity face of the opposition। यानी कि देखिए जो NIEO था, इसको मतलब ये फेड हो गया काफ़ी। इसको जो मतलब NIEO था ये क्या हो गया, ये फेड होने लगा। क्यों फेड होने लगा, तो जो डेवलप कंट्री थे उन्होंने जितना उनके पास राय रखा था अपना, वो सभी को इन्होंने मना कर दिया था। राय कौन सा, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, उन्होंने बोला था कि आप जो हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके रखें वो हमें वापस कर दीजिए। दूसरा, आप मतलब हमें वेस्टर्न मार्केट में जगह दीजिए कि वहाँ पे हमने प्रोडक्ट को बेच सके। उसके बाद तीसरा जो इन्होंने अपना नीड रखा था कि आप टेक्नोलॉजी का दाम कम करिए। चौथा, कि हमें भी मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वहाँ पे हम भी जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो ये जितने सारे चीज़ थे, इस सभी के लिए जो थे वो जितने भी डेवलप कंट्री थे वो साफ जो है वो मना कर दिए। तो इसके वजह से जो नॉन अलाइड कंट्री थी उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। और एक और प्रॉब्लम था कि इनके ग्रुप में जो था वो यूनिटी, एकता भी जो था वो नहीं था। अब हम नॉन अलाइड मूवमेंट के जो है वो मेंबर को देख लेते। तो गेमल अब्दीन नसीर 1980 एंड 1970 रूल इजिप्ट 1952-1970 imposed by the cause Arab nationalism and socialism and anti-imperialism nationalist and switch canal leading to an international contact of 1956। यानी कि देखिए जो गेवल अंदेल अंसेरी थे, इन्होंने रूल किया इजिप्ट में, क्या कहते हैं 1952 से लेके 1970 तक। उसके अलावा ये जो थे वो मतलब इम्पोसिस समर्थन में थे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के, सोशलिज्म के और एंटी एपरिज्म के। और इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में लिया 1956 में। उसके जो सुकरण थे वो 1901 से लेके 1970, मतलब 1970 इनका पूरा वो था लाइफ। उसके बाद पहले ही प्रधानमंत्री थे इंडोनेशिया के, 1945 से लेके 65 तक ये इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री लगे। इन्होंने काफ़ी फ्रीडम किया, संघर्ष किया आज़ादी के लिए। इम्पोसोस केस ऑफ द ये भी जो थे वो समर्थन में थे सोशलिज्म, एंटी इम्पीरियलिज्म और ऑर्गेनाइज बाय द बैडिंग ओवरथ्रो अ मिलिट्री कफ। ख्वान नुक्रुम जो थे वो 1909 से लेके 1972 पूरा इनका लाइफ ईयर रहा। पहले प्रधानमंत्री थे गहान के 1952 टू 1966 तक ये रहे। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट भी जो है वो लाया एंड एडुकेट बाय द कॉज ऑफ सोशलिज्म, अफ्रीकन यूनिटी, अफ्रीका में यूनिटी इन्होंने लाया। ऊपर न्यू कॉलोनिज्म और इन्होंने रिमूव किया क्या, मिलिट्री कफ। ये कुछ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के मेंबर देखा। आज हम लोग ने देखा कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो क्या था, इसको हम लोगों ने डिटेल में समझा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।